टू माय चैनल। तो अभी हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आइडल कोस्टिंग की, और अभी हम इंफॉर्मेशन कोस्टिंग सिस्टम पढ़ के आए हैं प्रॉपर। तो अभी पढ़ते हैं कि जो कोस्टिंग सिस्टम है वो कैसे इंस्टॉल होता है, मतलब कैसे इंप्लीमेंट होता है हमारे मैनेजमेंट में। तो पहला पॉइंट है नीड असेसमेंट। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की देखो, किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट करने से पहले सबसे पहले देखेंगे कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें वो चाहिए क्यों, हमें उसकी क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाई अ कोस्टिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट डिसीजन इट विल सपोर्ट, कि हमें क्यों चाहिए और अगर हमने इसे ले भी लिया तो हमारे किस चीज़ में ये हेल्प करेगा। सो सेकंड वन दैट इज एग्जिस्टिंग रूटीन एनालिसिस। एग्जामिन करंट प्रोसीजर रिकॉर्ड्स रिपोर्टिंग मेथड्स हेल्प्स आइडेंटिफाइंग गैप्स इनएफिशिएंसीज और एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट बिफोर इंस्टॉलिंग अ न्यू सिस्टम। अभी हमने अपने इंप्लीमेंट करने से पहले अपने करंट प्रोसीजर देखें, करंट प्रोसीजर क्या चल रहा है, रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो करंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी डिफिशिएंसीज को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट अगर नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपरली सूट करके उसके बाद हम अपना न्यू सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। हेल्प्स आइडेंटिफाइंग गैप्स इन एफिशिएंसीज नीडिंग इंप्रूवमेंट बिफोर इंस्टॉलिंग अ न्यू सिस्टम। पहले प्रॉपर एकदम एकदम प्रॉपर करेक्ट करके चलेंगे जो ऑलरेडी सेटअप है, फिर उसके बाद हम न्यू सिस्टम अपडेट करेंगे। थर्ड वन दैट इज सिस्टम डिजाइन। डेवलप अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर कोस्टिंग सिस्टम। अब उसको इंप्लीमेंट करने से पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क चाहिए होगा अपने मैनेजमेंट में, जिसके अकाउंट्स को सेंटर्स ट्रैकिंग मेथड ये सब। इंश्योर द सिस्टम अलाइंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड मैनेजमेंट नीड्स। की देखो, पहले तो चेक करना पड़ेगा कि अगर आप जो इंप्लीमेंट कर भी रहे हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैच होना चाहिए, सिंक होना चाहिए प्रीवियस चीज़ों से। उसके बाद फोर्थ वन दैट इज इंश्योर्ड कलेक्शन। डाटा कलेक्शन। डिसाइड व्हाट कोर्स डाटा इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू इट गैदर, कि आपको कौन सा डाटा चाहिए और जो डाटा चाहिए वो कैसे गैदर्ड होगा। एक्यूरेट एंड कांस्टेंट कलेक्शन इज एसेंशियल फॉर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्यूरेट एंड कांस्टेंट कलेक्शन होना चाहिए जितने में आपको डाटा चाहिए। फिफ्थ वन दैट इज कॉस्ट एलोकेशन। एस्टेब्लिश मेथड फॉर असेसिंग कॉस्ट फॉर टू प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और एक्टिविटीज। अपनी कॉस्ट को देखो, मतलब वो सारे मेथड्स देखो कॉस्ट को लेके, जैसे कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज के क्या है। देन प्रॉपर एलोकेशन इंश्योर ट्रू कॉस्ट मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखो प्रॉपर कॉस्ट चाहिए होगी, देखो हर चीज़ में कॉस्ट ही आ रही है, तो पहले अपने प्रॉपर कॉस्ट देखो कि आपका ईच डिपार्टमेंट कितनी कॉस्ट आपको अलाउ करता है, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर एलोकेट करो। सिक्स वन दैट इज कॉस्ट कैलकुलेशन। कंप्यूट कॉस्ट बेस्ड ऑन कलेक्टेड डाटा एंड एलोकेशन मेथड्स। अब आपको पता लग गया कॉस्ट कहाँ कहाँ यूज होने वाली है, तो उसके बाद आप कॉस्ट को कैलकुलेट भी करो कि जो डाटा है उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी और कितने मेथड्स है। देन प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस एंड यूनिट कोस्ट। प्रॉपर हर चीज़ की कॉस्ट निकालो। सेवंथ वन दैट इज सिस्टम इंप्लीमेंटेशन। पुट द डिजाइन सिस्टम इनटू ऑपरेशन एंड इंश्योर स्मूथ अडॉप्शन बाय ऑल डिपार्टमेंट। देखो डिपार्टमेंट उसको एकदम से अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे, तो फिर उसको पहले इंप्लीमेंट करो, फिर टाइम दो डिपार्टमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। उसके बाद दिस इंक्लूड सेटिंग अप रिकॉर्ड्स प्रोसीजर रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स। आप सेट करो, रिपोर्ट्स बनाओ, प्रोसीजर करो, देन उसको फॉर्मेट में बनाओ। देन एट वन दैट इज मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। अब सिर्फ चलाने से कुछ नहीं होता, उसको प्रॉपर मॉनिटर करो, इवोल्यूट करो। कंटिन्यूसली रिव्यू द सिस्टम इफेक्टिवनेस एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। कंटिन्यूसली रिव्यू करते रहो अपने सिस्टम को, एक्यूरेट एफिशिएंसी है कि नहीं है। उसके बाद आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट एंड करेक्ट एनी डेविएशन। अब देखो, जब भी हम कुछ चीज़ लाते हैं तो उसको ना चेक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और मॉनिटर करने के बाद भी ना आपको उसको टाइम टाइम अपडेटेड देखना चाहिए, और अगर कोई डेविएशन वहाँ पे आ रही है, मतलब कि कोई कमी आ रही है, तो करेक्टिव मेजर्स भी ढूंढने चाहिए। नाइन्थ वन दैट इज क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सिस्टम चला के छोड़ दिया, कौन देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा, तो चलेगा कैसे। तो इसलिए किसी को अपॉइंट करो, किसी को अथॉरिटी दो, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि वो सब कुछ देखे, स्टाफ को हैंडल करे, अकाउंटिंग सिस्टम को देखे, इससे प्रॉपर कंट्रोल रहता है हर चीज़ पे। देन टेंथ वन दैट इज ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन। एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कैसे करना है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर प्रोसीजर टूल्स रिपोर्ट सब कुछ बताओ, एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप करके रखो जिससे आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। 11th वन दैट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। रेगुलरली अपडेट द सिस्टम ऑन फीडबैक टेक्नोलॉजी चेंजेस। अब देखो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए ना, उसको मतलब वो हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहे अपना कोस्टिंग सिस्टम, तो उसको प्रॉपर ना इंप्रूव करते रहो, मतलब फीडबैक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सब कुछ ना हर चीज़ पे ना नज़र रखो, टाइम टू टाइम से चेक करते रहो कि वो अपडेटेड है कि नहीं है। सो अब पढ़ते हैं चैलेंजेस इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम, कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम कॉस्टिंग सिस्टम लगाते हैं। तो फर्स्ट इज रेजिस्टेंट टू चेंज। एम्प्लॉय में भी रिलक्टेंट टू अडॉप्ट न्यू प्रोसीजर सिस्टम। देखो हर चीज़ को हम एकदम से अडॉप्ट नहीं कर सकते, समटाइम्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हमसे तो ये हो ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद चेंज कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी ऑफ फियर अफेक्टिंग स्मूथ इंप्लीमेंटेशन। मैनेजमेंट मस्ट कम्युनिकेट बेनिफिट्स क्लियरली टू ओवरकम रेजिस्टेंट। अब उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज़ में बेनिफिट करेगा, तो वो क्यों इसे अडॉप्ट करेंगे, तो इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन करो जिससे कि वो इस चेंज को करे, क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वो उनके स्मूथ इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फियर आता है, इफेक्टिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट हो जाते हैं, तो जो हमारे इंप्लॉयज़ हैं वो ही रेजिस्ट करते हैं। सेकंड वन दैट इज लैक ऑफ डाटा अवेलेबिलिटी। एक्यूरेट एंड कंप्लीट कोस्ट डाटा मे नॉट बी रेडिबल अवेलेबल। मिसिंग और पुअर क्वालिटी कैन इफेक्ट द रिलेबिलिटी ऑफ कोस्टिंग सिस्टम। अगर आपका डाटा ही अच्छा नहीं है तो जो कोस्टिंग सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगा, तो डाटा अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड वन दैट इज इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। न्यू कोस्टिंग सिस्टम मस्ट
work seamlessly with financial accounting and other management system. Poor integration can lead duplicated errors and delayed reporting. अगर देखो पहले आपका सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, आपने दूसरा इंप्लीमेंट कर दिया, वो सिंक ही नहीं कर रहे हैं दोनों सिस्टम, तो वहाँ पे वो अच्छा नहीं होगा। तो जो पूर इंटीग्रेशन होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें ला देती है, जैसे डुप्लीकेट एरर और डिले रिपोर्टिंग। फोर्थ वन दैट इज कॉल लोकेशन चेंजेस, असाइनिंग इनडायरेक्ट और शेयर्ड कॉस्ट to product or department can be complex and subjective. Incorrect collection can distort cost information decision making. अगर आपके पास कॉस्ट एलोकेशन अच्छे से हो ही नहीं पा रहे, आपको प्रॉपर डाटा मिल ही ना रहा है डिपार्टमेंट से, तो आप एक प्रॉपर रिपोर्ट चार्ट नहीं बना सकते। फिफ्थ वन दैट इज रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, लिमिटेड फाइनेंशियल ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। अगर आपके रिसोर्सेज अच्छी नहीं है, चाहे वो ह्यूमन और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, तो इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा और फिर वहाँ पे रिसोर्सेज अच्छे से यूज नहीं हो पाएंगे। सिक्स वन दैट इज ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, स्टाफ नीड टू बी ट्रेनिंग न्यू सिस्टम, स्टाफ को न्यू सिस्टम की ट्रेनिंग चाहिए होती है, प्रोसीजर रिपोर्ट्स प्रॉपर आनी चाहिए, जो अगर उनके पास स्किल ही नहीं होगी तो वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे। सेवेंथ वन दैट इज टाइम एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम। अगर आप कॉस्टिंग सिस्टम डालते हो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एट वन दैट इज मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, आफ्टर इंप्लीमेंटेशन द सिस्टम रिक्वायर अपडेटेड। अगर आप इंप्लीमेंट करने के बाद उसे अपडेट भी करना चाहिए टाइम टाइम, अगर आप नहीं करोगे तो वो आउटडेटेड हो जाएगा और वो ज़्यादा इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज ओवरकमिंग प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन इंस्टॉलिंग अ कॉस्टिंग सिस्टम। कि अगर देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम पहले स्टेप पढ़ ले कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से फीचर्स होते हैं। उसके बाद स्टेप पढ़ लिए कि कैसे कैसे होता है, जैसे नीड देखना, कॉस्ट एलोकेशन, सब कुछ चेक करना। वो तो हमने चैलेंजेस पढ़ लिए। अब हमें चैलेंजेस पता तो लग गए हैं कि चैलेंजेस है, बट वो सॉल्व कैसे होंगे। तो अब पढ़ते हैं कि वो जो चैलेंजेस हैं वो सॉल्व कैसे होंगे। अब उनको उन प्रैक्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इज क्लियर कम्युनिकेशन एंड चेंज मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ को समझ नहीं आ रहा था, अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे तो उनको समझ में आ जाएगा। उनको जैसे पर्पस, बेनिफिट, इम्पैक्ट बताओ न्यू सिस्टम के, जिससे कि वो थोड़ा रेजिस्ट करना बंद करे। सेकंड वन दैट इज डाटा मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन, इंश्योर एक्यूरेट टाइमली। उनको प्रॉपर एक्यूरेट डाटा दो, स्टोरेज, इंटीग्रेशन, कोस्ट डाटा, अच्छे से उनको टाइम दो कि वो अच्छे से चेक करे। देन मेक द सिस्टम कंपेटेबल विद एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। वो जो सिस्टम होगा उसको इतने अच्छे से मॉडिफाई करो कि वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से चले। थर्ड वन दैट इज कॉस्ट एलोकेशन methodologies, implement clear and constant method for allocating cost or product or department. Proper allocation solves रिलेबल डाटा एंड डिसीजन मेकिंग। जो आपके प्रॉपर जो डाटा है, मेथड है, वो एकदम प्रॉपर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट अच्छे से सबको समझा दो, उनको प्रॉपर एलोकेट करवाओ, जैसे कि वो डिसीजन मेकिंग में आगे जाके प्रॉब्लम ना करे। फोर्थ वन दैट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड एलोकेशन, रिसोर्सेज को बिना प्लान करे आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, बस रिसोर्सेज वेस्ट हो जाती है। सो प्रॉपर फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, ह्यूमन रिसोर्स हो, जिससे कि स्मूथ इंप्लीमेंटेशन आए, जिससे कोई डिले और शॉर्टेज भी ना पड़े। देन फिफ्थ वन दैट इज ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, प्रोसीजर, टूल्स, रिपोर्ट्स के बारे में। जो स्टाफ है उसको अच्छे से सिस्टम इफेक्टिव करने का मौका दो। सिक्स वन दैट इज फेस्ड इंप्लीमेंटेशन अप्रोच, इंट्रोड्यूस द सिस्टम इन स्टेजेस। उनको ना स्टेजेस में करो, एक ही साथ सब कुछ नहीं बताओ, इससे आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, जो डिस्ट्रप्शन होगा वो कम हो जाएगा, और हम धीरे धीरे एडजस्ट भी कर सकते हैं एट अ ईच स्टेज। सेवंथ वन दैट इज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस, रेगुलरली रिव्यू द सिस्टम। जो सिस्टम है उसको रेगुलरली रिव्यू करो, अपडेट करो, उसको इंप्रूव प्रोसेस करो। देन कीप द सिस्टम इफेक्टिव, उसे इफेक्टिव, रिलेवेंट और अलाइन करो बाकी गोल्स के साथ। ये नहीं कि एक ही गोल के साथ करो, नहीं, बाकी ईच एंड एवरी गोल के साथ उसको थोड़ा रिलायबल करने की कोशिश करो। Then eighth one that is seek external expertise, engage consultants और specialist if internal knowledge is insufficient। अगर आपके पास internal knowledge insufficient है तो आप बाहर से भी किसी consultant या specialist को ला सकते हो। उसके बाद external expertise can guide, और जो external होगा ये नहीं कि आपको interrupt करेंगे, नहीं, वो आपको guide करेंगे, उसको अच्छे से implement करने के लिए help करेंगे और आपको better options भी देंगे, क्योंकि उनके पास experience बहुत ज़्यादा होता है externals के पास। Then अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वन दैट इज कॉस्ट असरटेनमेंट। की कॉस्ट असरटेनमेंट क्या होता है। सो ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एक्यूरेटली। हम कॉस्टिंग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉस्टिंग इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हम ईच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कॉस्ट निकल पाए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्टिंग अकाउंटिंग का, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की कॉस्ट निकल पाओ एक्यूरेटली। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, देन पढ़ते हैं कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस की कैसे कलेक्ट करना और कैसे एनालिसिस करना अपने एक्सपेंसेस को। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग ऑल रिलेवेंट कॉस्ट सच एज मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, एनालाइजिंग देम सिस्टमेटिकली। इसमें क्या होता है, सारी कॉस्ट आ जाती है, जैसे कि मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और हम उन्हें एनालाइज कर सकते हैं सिस्टमेटिकली। अब पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। सो कॉस्ट मस्ट बी लिंक द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन में जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन में से सारी चीज़ें शुरू हो रही है। सो डिफरेंट मेजरमेंट मेथड्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, जैसे कि लाइक जॉब ऑर्डर और प्रोसेसिंग मेथड, जिससे कि निकाल पाए। दैन लिंकिंग प्रोडक्शन विद एक्सपेंसेस, अब आपको एक्सपेंसेस पता लग रहे हैं, अब यहाँ खर्च कर रहे हैं प्रोडक्शन में, मतलब यहाँ मतलब एक्सपेंसेस से पता लग रहा है क्या खर्चा हो रहा है, और मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्शन से पता लग रहा है कि किधर खर्चा हो रहा है। तो अब इन दोनों को मिला दो। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन आउटपुट एंड कॉस्ट इज एस्टेब्लिश यूजिंग टेक्निक सच एज मार्जिनल कॉस्ट और टोटल फुल कॉस्टिंग।
कॉस्टिंग, तो देखो लिंकिंग प्रोडक्शन विद एक्सपेंसेस में क्या होता है, इसमें दोनों की रिलेशन आ जाती है, प्रोडक्शन आउटपुट की, कितना आउटपुट लग रहा है, कितना इनपुट लग रहा है। देन सिस्टम एंड टेक्निक, cost ascertainment use system like historical, actual, standard, and technique like marginal, total together. The choice of system effect method of like expensive production ensuring accurate costing system। देखो सिस्टम टेक्निक में क्या करता है, कॉस्ट असरटेनमेंट में सिस्टम्स आ जैसे कि हिस्टोरिकल, एक्चुअल, स्टैंडर्ड्स, और टेक्निक आ जैसे कि मार्जिनल और टोटल, इन दोनों को मिला के हम प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारी कॉस्ट अच्छे से निकल पाए। सो अब पढ़ते हैं टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की, कौन कौन से टाइप्स हैं और कितनी टेक्निक्स हैं कॉस्टिंग करने के। सो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है, सो इन दिस टेक्निक सिमिलर बिजनेस और इंडस्ट्री अडॉप्ट अ कॉमन कॉस्टिंग मेथड। जो सिमिलर बिजनेस होते हैं वो एक कॉमन कॉस्टिंग मेथड ले लेते हैं, इससे जो हमारा कंपैरिजन होता है कॉस्ट का वो निकल जाता है और डिफरेंट फर्म्स की परफॉर्मेंस ही पता लग जाती है। ये यूजफुल होता है इंडस्ट्री बेंचमार्किंग के लिए, स्टैंडर्डाइजिंग कॉस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। सेकंड होता है सेकंड मार्जिनल कॉस्टिंग। सो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस करते हैं, जो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उन पे, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देते हैं। इससे हमारी डिसीजन मेकिंग का पता लग जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन सिलेक्शन क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम क्या है, प्रॉफिट एनालिसिस क्या है। इससे हमारा हेल्प्स मैनेजमेंट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल प्रोडक्शन ओवरऑल कॉस्ट। देखो एडिशनल में क्या आता है, जो एडिशनल हम जितना भी कुछ एडिशनल चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो सब वेरिएबल कॉस्ट में जाता है, तो इससे हमारा एडिशन पता लग जाता है कि एडिशनल से हमारे प्रोडक्शन में इतना चेंज आ रहा है। थर्ड वन दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर सेट फॉर मटीरियल। जो हमारे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट सेट कर दी जाती है, मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और हमें इन्हीं के अंडर काम करना पड़ता है। जो एक्चुअल कॉस्ट आर कंपेयर विद स्टैंडर्ड, हमारी जितनी एक्चुअल कॉस्ट निकलती है फिर निकलने से उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे कोई वेरिएंसीज आ जाती हैं तो उन्हें एनालिसिस करा जाता है। इससे हमारी कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिव मेजरमेंट होता है। देखो स्टैंडर्ड में क्या होता है, हम पहले से गोल सोच के रख लेते हैं कि मैं इतना बजटेड, मतलब एज अ बजटेड सोच लेते हैं, फिर एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, फिर डिफिशिएंसीज पता लगाते हैं। फोर्थ वन दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। कॉस्ट आर रिकॉर्डेड आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। को हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में हम कॉस्ट अब निकालते हैं जब वो हो जाती है, उसके बाद में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पास्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए काम आता है, और ये फ्यूचर के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। फिफ्थ वन दैट इज डायरेक्ट कॉस्टिंग। इसमें सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आता है, जैसे कि मटेरियल, लेबर एज अ कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए। इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड्स आर ट्रीटेड सेपरेटली और चार्ज टू पीरियड्स। इसमें डायरेक्ट कॉस्ट और जो ओवरहेड्स होते हैं वो सेपरेटली चार्ज की जाती है। इसे शॉर्ट टर्म और डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है। सिक्स वन दैट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑल कॉस्ट, इसमें सारी कॉस्ट आ जाती है, चाहे बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ आ जाता है। इसमें पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, प्राइसिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें सब कुछ आ जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और इन्वेंट्री के लिए यूजफुल होता है। सो अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। पर्पस, अब मेथड पढ़ लेते हैं। वो तो टेक्निक्स थी हमारी कौन कौन सी है। अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। तो पर्पस क्या होता है, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज चूजिंग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। आप कौन सा मेथड यूज करोगे वो आपकी इंडस्ट्री पे बेस्ड होगा कि आपकी कौन सा टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है। मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउ इट कुड एंड हाउ आउटपुट मेथड, की आपका इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, और आपको जो आउटपुट है वो कैसे मेजर्ड होता है। सो इंडस्ट्री डिपेंडेंस, डिफरेंट इंडस्ट्री रिक्वायर डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड बिकॉज प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आउटपुट मेजरमेंट वेरी वाइडली। देखो हमारा इंडस्ट्री डिपेंडेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज होती है उनके अपने अपने कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो यहाँ पे टू मेन मेथड्स हैं बेसिकली। एक है स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे जॉब कॉस्टिंग और जॉब टेक्निकल कॉस्टिंग बोलते हैं, यूज्ड व्हेन प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर्स। देखो जो स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होते हैं, प्रॉपर चैप्टर भी है एक जॉब ऑर्डर आगे करके, जॉब कॉस्टिंग एंड जॉब टेक्निकल कॉस्टिंग। इसमें क्या होता है, जब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर बना रहे होते हैं किसी कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज बना रहे होते हैं, तो तब ये मेथड यूज होता है। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच जॉब और ऑर्डर। जो कॉस्ट होती है वो ईच जॉब के ऑर्डर के हिसाब से निकलती है। यहाँ पे कस्टमर और स्मॉल पैच वगैरह के लिए यूज होता है। सेकंड वन दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोसेस और पीरियड कॉस्टिंग यूज इन कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल और सिमिलर। ये बहुत ज़्यादा जब बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए यूज होता है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा आइडेंटिकल और थोड़ा सिमिलर होता है। जो कॉस्ट होती है वो प्रॉपर प्रोसेस वगैरह के बाद निकलती है, और यहाँ पे केमिकल, टेक्सटाइल वगैरह इन सब के लिए यूज होता है। देन अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। अब पढ़ते हैं मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इज जॉब कॉस्टिंग। ये जॉब कॉस्टिंग होती है स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए बनाते हैं, इसमें ईच जॉब के लिए निकालते हैं प्रॉफिटेबल निकालने के लिए। यहाँ पे कस्टम प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि मशीनरी, टेलर मेड गुड्स के लिए होता है। सेकंड में दैट्स कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये लार्ज और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग प्रोजेक्ट होगी, और जो हमारी कॉस्ट होती है वो ईच कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग निकलती है, चाहे वो मंथ हो चाहे वो ईयर। तो यहाँ पे प्रोग्रेस और प्रॉफिट निकालने के लिए पता लगती है। देन थर्ड वन दैट इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग जब गुड्स आपके बैचेस में बनाई जाती है इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब आपने एक कार्टून बनाना है तो एक कार्टून तक के लिए। उसके बाद कॉस्ट जो होती है ईच बैच पे निकालती है पर यूनिट कॉस्ट जितनी भी है, जैसे कि ये
फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल्स और फूड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन सब में यूज़ होता है। फोर्थ वन दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग, यहाँ पे आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जितनी होती है उन सब के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सूटेबल टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर, ये सब प्रोसेस में गुड बनता है तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। फिफ्थ वन दैट इज़ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, यहाँ पे आपकी प्रॉपर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे यूज़ होता है कि सिंगल प्रोडक्शन मेथड क्या लगा है जिसकी प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। देन सिक्स वन दैट इज सर्विस और ऑपरेशन कॉस्टिंग, यहाँ पे प्रॉपर सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, होटल्स, इन सब के लिए यूज़ होता है ये। फोकस ऑन कॉस्ट सर्विस पर यूनिट, प्रॉपर एक पर पर्सन सर्विस के लिए यूज है, जैसे कि पर पैसेंजर, पर पेशेंट, पर रूम, ऐसे। उसके बाद सेवंथ वन दैट इज फार्म कॉस्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चर फार्मिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं, जैसे क्रॉप, लाइफ स्टॉक, इन सब पे आइज रखने के लिए। देन फार्मर्स को यूज हेल्प करते हैं प्रॉफिट पता लगाने के लिए। एथ वन दैट इज मल्टीपल ऑपरेशन कॉस्टिंग, यहाँ पे यूज में ना प्रोडक्ट पास थ्रू मल्टीपल प्रोसेस, जहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस से जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा, जैसे कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज। नाइन्थ वन दैट इज मल्टीपल कॉस्टिंग इन्वॉल्व अप्लाइंग डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड, और मल्टीपल में जब आप बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग मेथड्स लगा रहे हो, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रीज होती है उन सब के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारे रीजन्स होंगे। तो ना पड़ता है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसको कैसा इवोल्यूशन हुआ है और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न वर्ल्ड क्रिएटेड द नीड फॉर कोस्टिंग टू ब्रिंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इन लेट 19th सेंचुरीज में जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो क्रिएट हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को पता लगाने के लिए। हाउएवर डेवलपमेंट वाज लो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, डेवलपमेंट था वो लो ही था। रीजंस फॉर लेट डेवलपमेंट के रीजन क्या थे? फर्स्ट इज ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पोर्शन था टोटल कॉस्ट, लाइक मशीनरी वॉज रेयर, क्योंकि मशीनरी जो थी रेयर ही होती थी। देन सेकंड वन दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंट कीप मेथड सीक्रेट, स्लोड डाउन प्रोग्रेस, और कॉस्ट अकाउंटेंट वो अपने मेथड्स थोड़े सीक्रेट रखते थे, सबको नहीं डिस्क्लोज करते थे। थर्ड वन दैट इज अंटिल लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी मैन्युफैक्चरिंग वॉज सिंपल, वॉज लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो भी बहुत सिंपल थी, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। फिर रैपिड डेवलपमेंट 1914 के बाद हमारा रैपिड डेवलपमेंट आया, जो ग्रोथ थी, हैवी इंडस्ट्रीज आ गई, मास प्रोडक्शन होने लगा, जो ओवरहेड से वो बहुत ज़्यादा होने लगे। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो टाइलर सिस्टम आया था वो आ गया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेजरमेंट सब ये सब आने लग गया था। फिर पता है डेवलपमेंट इन इंडिया की, डेवलपमेंट इन इंडिया कैसा था, गेन इंपॉर्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे तो इंडिपेंडेंस की बात ही शुरू हुई थी जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पे ग्रोथ पे फोकस करा था। इसे हमारे ऑडिट प्रोविजंस आने लगे थे, मोमेंटम, जैसे कि वान बोस इंक्वायरी कमीशन था, उसने एक्सपोज करी थी जो माल प्रैक्टिसेस होती थी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, और उसके बाद इसमें यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे से आने लगा। देन गवर्नमेंट पावर और ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने ओपिनियन देने लगी, फाइनेंशियल हेल्प करने लगी, बस यही है, और कॉस्ट पर यूनिट वगैरह बताने लगी। देन अब पढ़ते हैं स्टेटस ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट की, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उन अकाउंटेंट्स उनका क्या स्टेटस है। तो जो स्मॉल वर्क फर्म्स होती हैं उनमें सिर्फ फाइनेंस और अकाउंटेंट सेक्शंस होता है, जो लार्ज फर्म में है उसमें प्रॉपर एक पूरा डिपार्टमेंट हो जाता है। उसके बाद रिपोर्ट्स डायरेक्टली, जो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स जाती है, जिसमें कि इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी ज़्यादा है और प्रॉपर फंक्शन हो पाए। रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? कलेक्ट करना, क्लासीफाई करना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, क्लासीफाई करना, डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट को प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में हेल्प करना। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है? डिज़ाइन करना, इंप्लीमेंट करना कॉस्ट सिस्टम को, बजट बनाना, कॉस्ट स्टैंडर्ड्स तैयार करना, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना, रेशियोज निकालने, रिपोर्ट्स तैयार करनी, प्रोजेक्ट को इवोल्यूट करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, एक्सपेंशन में हेल्प करना। एंड मस्ट हैव एनालिटिकल स्किल्स, वो प्रॉपर एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, नहीं कि सिर्फ क्वांटिटिव ही हो, उनके पास क्वालिटेटिव स्किल्स भी होनी चाहिए। देन अब पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड इट्स रिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट, की जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसके क्या क्या रिलेशन है अदर डिपार्टमेंट से। इसकी जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप में मिल जाएगी। सो फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि सारी कॉस्ट तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही जा रही है ना। उसके बाद जैसे कि मटीरियल, लेबर, इसमें सारा स्मूथ फ्लो प्रोडक्शन आ जाता है विदाउट किसी इंटरप्शन के। सेकंड वन दैट इज परचेज डिपार्टमेंट, इंश्योर मटीरियल आर बोट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट विद मिनिमम इन्वेस्ट, हमारे मिनिमम इन्वेस्ट होनी चाहिए और प्रॉपर एकदम लोएस्ट पॉसिबल हेल्प में होना चाहिए। इस बार यहाँ पे परचेज बजट, रिकॉर्ड लेवल्स, मटीरियल स्टैंडर्ड्स, ये सब आता है। थर्ड वन दैट इज पर्सनल डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटिंग एरियाज, लाइक यहाँ पे कॉस्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग आता है, जैसे रिक्रूट कितने करना है, ट्रेनिंग, वेज फिक्सेशन, लेबर टर्नओवर कितना है, उसके बाद उनकी वेजेस वगैरह सेट करने के लिए आ जाता है। फोर्थ वन दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स, कि अकाउंटिंग फंड कैसे एलोकेट होने वाले हैं, बजट कैसे बनेंगे, एस्टिमेटेड फंड कितने हैं। उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसा है, यूज कॉस्ट डाटा फॉर फिक्सिंग कॉम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस, प्लानिंग सेल्स की प्रॉपर प्लान करना, सेल्स की कॉस्ट डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, ये शायद ये आ सकता है। तो ना पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, CAS क्या है, कॉस्टिंग अकाउंट स्टैंडर्ड्स क्या है। सो CAS आर प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स डीलिंग विद कॉस्टिंग, जो CS है ये प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉस्टिंग ने पहले से ही बना के रखे हैं। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन प्रिपेयरिंग जनरल पर्पस कॉस्ट स्टेटमेंट नीडेड
अटेस्टेशन, जितनी आप पोस्टिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं उन सब में ये हेल्प करता है बनाने में। इसका एम क्या है, यूनिफॉर्म करना, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करना, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना, ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि आप इजीली कंपेयर कर पाओ अपने डाटा को। सो हेल्प्स इन हार्मोनाइजिंग पॉलिसीज, रेगुलेशन, रूल्स, गुड प्रैक्टिस, ये सब मैनेज करना। देना पड़ता है कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बोर्ड, CASB क्या है। सो सेटअप बाय ICAI, ये ICAI ने सेटअप करा है। उसके बाद डेवलप, इशू एंड प्रमोट कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसने डेवलप करा, डेवलप, इशू, प्रमोट, यहाँ पे कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बस इसी को सपोर्ट करता है, जैसे कि इंडियन लॉज क्या, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे कैसे ग्लोबली प्रैक्टिस कहाँ, ये प्रॉपर ऐसा फ्रेमवर्क बना के देखो। CS क्या है, कैसा सेटअप है जहाँ पे प्रिंसिपल्स वगैरह दे दी जाते हैं, स्टैंडर्ड्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि आप अपने फर्दर प्रैक्टिसेस में यूज़ करो। So, Constitution of CASB, Coast Accounting Standard Board, CASB सेटअप बाय ICAI, पहले से ICWAI बोलते थे, और इट हैज़ चेयरमैन अपॉइंटेड बाय नॉमिनेटेड बाय काउंसिल, इसका जो चेयरपर्सन होता है वो काउंसिल अडॉप्ट करती है। उसके बाद अदर मेंबर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय काउंसिल, और जो अदर मेंबर होते हैं वो भी काउंसिल अडॉप्ट करते हैं। जो डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एज अ सेक्रेटरी, वो एज अ सेक्रेटरी ऑफ CASB काम करता है, और CASB एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाती है हर साल, जो हमें काउंसिल को सबमिट करनी पड़ती है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CASB क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, बेटर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देता है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को लेकर, कंसल्टेंट दे देता है, यूनिफॉर्म स्टेटमेंट्स को दे देता है, गाइड कर देता है कि कैसे कैसे लीगल फ्रेमवर्क करने हैं। उसके बाद मैनेजमेंट को हेल्प करता है स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाने में, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस बनाता है, इंडियन इंडस्ट्री को हेल्प करता है। देन ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड पॉलिसीज ऑफ CASB, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे स्टैंडर्ड्स की जरूरत है, कहाँ पे नहीं जरूरत है, उनको अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, फाइनल स्टैंडर्डाइज को। फिर उसके बाद प्रॉपर एक एग्जाम ड्राफ्ट बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, कमेंट करना इंडस्ट्रीज़ के नेशनल डिस्कशन से। फिर वो अल्टरनेटिव दिखाता है कि स्टैंडर्ड सेट करने से पहले, फिर प्रॉपर एक ड्राफ्ट वगैरह बनता है, फिर पब्लिक कमेंट मांगता है, फिर प्रॉपर एक फाइनल अप्रूवल दे देता है, फिर ऑफिशियल्स होता है, फिर उसको रिवाइज और अपडेट करता रहता है टाइम टू टाइम। देन स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, जो CAS होता है ये CASB से रिकमेंडेड है, नॉट कंपलसरी भी नहीं है ये, और इसे यूनिफॉर्म कॉम्प्लीमेंट से ही आते हैं, मतलब यूनिफॉर्मिटी ही आते हैं। देन अथॉरिटीज़ अटैचिंग टू द स्टैंडर्ड्स, कौन कौन सी अथॉरिटी है। सो CASB एक ऐसा है, आर नॉट लीगली इन्फोर्सबल बाय देमसेल्व्स, से लीगली इन्फोर्सबल नहीं है, ये रिकमेंडेड है, सेक्रेटरी नहीं है। जो ICAI मेंबर्स होते हैं उनको प्रॉपर अधेर करना पड़ता है। जो ICAI होता है ये प्रॉपर डिसिप्लिन एंड एक्शनेबल के अंडर चलता है। देन मैंडेटरी एप्लीकेशंस ऑफ CAS, सो ICAI हैज़ इशू 24 कोस्टिंग स्टैंडर्ड, 24 कोस्टिंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं, फोटो नहीं है, मैं चैनल पे डाल दूंगी। सो मैंडेटरी फॉर प्रिपरेशन सर्टिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पस एंड कोस्टिंग स्टेटमेंट्स आर ऑनवर्ड्स, इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलो द कस्टमर ऑडिट मस्ट डिस्क्लोज द रिपोर्ट विद प्रॉपर क्वालिफिकेशन। जो रिपोर्ट, जो पूरे स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए कि जितने भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, जितने भी हम फ्रेमवर्क करते हैं अपने अकाउंटिंग में, अपने मैनेजमेंट में, प्रॉपर इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सो अब पढ़ते हैं बेनिफिट ऑफ कोस्टिंग स्टैंडर्ड्स की, कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर पता लग जाता है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कैसे है, इंटीग्रेट कर देते हैं, हार्मोनाइज कर देते हैं स्टैंडर्ड कोस्टिंग प्रिंसिपल्स को, प्रॉपर गाइड करने के लिए मिल जाता है, लोकेशन क्लासिफिकेशन मिल जाती है, और मेंबर वगैरह ही होता है, ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं। सो अब पढ़ते हैं जनरली एक्सेप्टेबल कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, GACAP। अब ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, और ये आई गेस लास्ट कॉन्सेप्ट है। सो इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। सो GACAP एक ऐसा फ्रेमवर्क रूल्स है जो एक ICAI डेवलप करता है। इसका एम भी यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करना होता है, और इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, ये US से जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप से इन्फ्लुएंस है ये। वही हमारे रूल्स होते थे ना, ग्रीन डबल एंट्री सिस्टम और फ्लेक्सिबिलिटी, और ये सब वही है, उन्हीं की बात हो रही है। सो इवोल्यूशन इन इंडिया, कि इंडिया में कैसा है, 1950 के ऑनवर्ड्स आया था, ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ था, फिर जो गवर्नमेंट रूल्स वगैरह आने लगे थे इसके रिगार्डिंग, फिर उन्होंने यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग काम करने लगे थे। तो नेचर एंड स्कोप क्या है, प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है, कोस्ट डिटर्मिनेशन, कोस्ट असेसमेंट एंड कोस्ट रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है, एक्सपर्ट ग्रुप 2001 रिकमेंडेड कोस्ट प्रिंसिपल्स रिकमेंड हुए थे, कोस्ट अकाउंटिंग रूल्स रिकॉर्ड 2011 में आए थे, मैंडेट हुए थे। उसके बाद CASB बोर्ड हुआ था अंडर ICAI कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 2009। देन CAS4 आया था, मेजर माइलस्टोन, दैन एसेंस ऑफ CAP, एक्यूरेसी इन्फॉर्म वगैरह ही है। देन कोस्ट रिकॉर्ड मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड, और GACP इंट्रोड्यूस हुआ था ICAI इंश्योर यूनिफॉर्मिटी के लिए, ओरिजिन 1950 में आया था। CS, ये सब का समरी ये है, तो इसको स्किप करते हैं। सो अब पढ़ते हैं, अब ये ना प्रॉपर, अभी हमने वो जो इतना लंबा पढ़ा ना, वो प्रॉपर वो थोड़ा एक ओवरव्यू था, ये थोड़ा डेलिबरेटली है, यहाँ से पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। सो वैसे एक सेम ही है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, GACAP इंट्रोडक्शन। ICAI ने डेवलप करा था ग्लोबल प्रैक्टिसेस के लिए, यूनिफॉर्म बॉडी दी थी प्रिंसिपल्स के लिए, इंस्पायर हुआ था गैप से,
फर्दर कंट्री से। इंडिया में कैसे आया था मूवमेंट, स्टार्टेड अराउंड 1950, टैरिफ कमीशन से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर जो ब्यूरो थी, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इन्होंने एकदम इस पे काम करना शुरू करा। फिर इंडस्ट्री वाइज ग्रुप्स आए, देन रूल्स होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोस्ट लाइक रिपेयर, स्पेस, इंटरेस्ट कैसे करने हैं, मेथड्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, वो सब। देन उसके बाद स्कोप ऑफ GACAP क्या है, एम टू यूनिफाई कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलोड बाय इंडस्ट्री, की जिससे कि इंडस्ट्री उसको प्रॉपर फॉलो करे, कॉमन फ्रेमवर्क बना रहे, प्रिपेयर बाय ICAI टू स्टैंडर्ड्स फॉलो हो सके। उसके बाद इंडस्ट्री वगैरह को हेल्प मिले। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं क्या है, कोडिफाई कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करना, ट्रांसपेरेंसी देना, रूल्स तैयार करना, नेचर एंड कंटेंट क्या है, GACP इज कंपनी जनरल एक्सेप्टेड, ICAI देन इशूड सिंगल वॉल्यूम, इन केस कंफ्लिक्ट, अगर कंफ्लिक्ट आ जाता है तो CS उसको हेल्प कर देता है। सो कुछ नहीं है। उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है GACAP का, तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड द बेसिक प्रिंसिपल दैट गाइड प्रिपरेशन ऑफ कोस्ट स्टेटमेंट, प्रॉपर एक सब फ्रेमवर्क मिल जाता है जिससे कि स्टेटमेंट तैयार करी जाती है। देन उसके बाद मेन प्रिंसिपल क्या है, कंसिस्टेंसी, कोस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ ही नहीं आज कर लिया कल नहीं करेंगे, नहीं, इसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करना है। प्रूडियंस एक्सरसाइज क्वेश्चन विल मेकिंग एस्टिमेट एंटिसिपेट एक्सेप्टेड लॉस बट नॉट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, ये प्रॉपर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कंडीशंस को लेकर बनाया जाता है। देन मटीरियलिटी कंसिडर ऑन स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट चीज़ें ली जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए। देन ऑब्जेक्टिफाई, जो डाटा होता है वो वेरिएबल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग होता है। देन मैचिंग प्रिंसिपल, प्रॉपर मैच होता है। देन एक्यूरल होता है, कोस्ट शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड नॉट ओनली व्हेन पेड, जब इनकर्ड होती है तभी हम इसको काउंट कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं, मटेरियल कोस्ट शुड बी मेजर्ड कॉस्ट बट अब नॉर्मल वेस्टेज एक्सक्लूडेड, इसमें सिर्फ कॉस्ट आती है, अब नॉर्मल वेस्टेज को एक्सक्लूड कर देते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, बट अब नॉर्मल कॉस्ट इसमें भी एक्सक्लूड कर दी जाती है। देन उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डायरेक्ट रिलेटेड कॉस्ट आर इंक्लूड, जो डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं वो सब इंक्लूड आ जाते हैं। ओवरहेड आ जाता है जैसे कि प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब। इंटरेस्ट एंड फाइनेंसिंग आ जाता है, नॉट पार्ट ऑफ एक्सेप्ट वर एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन आ जाती है कॉस्ट वगैरह को लेके। देन यूटिलिटीज़, आप कितने पावर फ्यूल क्या है। देन सर्विस डिपार्टमेंट आ जाता है। उसके बाद जॉइंट कॉस्ट आ जाती है, रिकमेंड और यूज, देन क्रेडिट, सब्सिडीज, देन अब नॉर्मल कॉस्ट एक्सक्लूड कर देते हैं। सो इन शॉर्ट द पार्ट एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी, यही सब है। हाउ, जो कि यही है जो GAC पे वो कैसे अप्लाई होता है डिफरेंट डिफरेंट लेबर, ओवरहेड, यूटिलिटीज एंड नॉर्मल कॉस्ट एंड सब्सिडीज वगैरह पे। सब एक दो टॉपिक रह गए छोटे छोटे, वो फटाफट कवर कर लेते हैं। सो ये दो छोटे छोटे पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग। सो नेचर पढ़ लेता है। कोस्टिंग क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, एक ऐसी टेक्निक और प्रोसेस है जिससे कॉस्ट के बारे में पता लग जाती है। कोस्ट अकाउंटिंग क्या है कि स्पेसिफिक ब्रांच है अकाउंटिंग की। सो स्कोप की बात करें तो कोस्टिंग इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्न द प्रोसीजर। कोस्टिंग में हमारे प्रॉपर इंक्लूड्स और टेक्निक वगैरह आ जाते हैं प्रोडक्ट सर्विसेज की कॉस्ट निकालने के लिए। और जो कोस्ट अकाउंटिंग है यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन, एक्यूमुलेशन, असाइनमेंट मतलब प्रॉपर एक प्रोसेस आ जाती है। प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग कंसिस्ट ऑफ रूटीन ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट बाय हिस्टोरिकल कन्वेंशनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मैनेजर्ड कॉस्ट। जो प्रोसेस होते हैं कॉस्टिंग के, इसमें मतलब रूटीन्स आ जाते हैं कॉस्ट निकालने के, हिस्टोरिकल कन्वेंशन निकालने के, स्टैंडर्ड्स निकालने के लिए। और जो कॉस्टिंग के, इसमें बहुत बजट, स्टैंडर्ड, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, क्लासिफिंग, रिकॉर्डिंग, अप्रोप्रिएट, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। सो एक ही वाला पढ़ लेते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा मुझे इसके ना चांसेस हमेशा लगते हैं डिफरेंस के। तो पढ़ लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये शायद आया भी था। यस। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो पर्पस की बात करें, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन जनरल वे। अब फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है जनरल वे में हमें बताते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। मीनवाइल जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है प्रॉपर प्लानिंग, डिसीजन, कंट्रोल बताती है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, इसमें आते थे अकाउंट्स आर केप्ट इन सच वे टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी, जैसे कि जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। इसे वॉलंटरी होते हैं रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। रिकॉर्डिंग की बात करें, इसमें क्लासीफाई, रिकॉर्ड, एनालिसिस होता है ट्रांजेक्शन का। देन उसके बाद इसमें रिकॉर्डिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस टू विच, और जिसकी हमें कॉस्ट, इसमें यहाँ तब होता है जब हमें ज़रूरत होती है उसी की रिकॉर्डिंग होती है। फोर्थ वन दैट इज़ कंट्रोल, इट ले emphasis on recording aspect without attaching एन इम्पॉर्टेंस टू कंट्रोल, इसमें रिकॉर्डिंग होती है, इंपॉर्टेंस वगैरह पे ध्यान नहीं देते, इसमें प्रॉपर डिटेल तैयार की जाते हैं। कंट्रोल ऑफ फॉर मटीरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट एंड बजटरी कंट्रोल का। फिफ्थ वन दैट इज़ पेरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, इसमें फाइनेंशियल ईयर होता है, एंड ऑफ द ईयर इसमें कॉस्ट रिपोर्ट आती है जब जब डिजायर्ड होती है। देन सिक्स वन दैट इज़ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है। कॉस्टिंग में सिर्फ कॉस्टिंग इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट डिस्क्लोज प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट, इसमें ईच प्रोडक्ट एंड ईच जॉब का प्रॉफिट पता लगता है। 7 दैट इज़ रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्टिंग, द कॉस्ट इंक्रीगेट इन फाइनेंशियल अकाउंट, जो कॉस्ट होती है वो फाइनेंशियल अकाउंट में एग्रीगेट कर दी जाती है, जो कॉस्ट होती है ब्रोक कर दी जाती है एज पर यूनिट। 8 दैट इज़ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंट रिलाइज कमर्शियल, इसमें कमर्शियल ट्रांजेक्शन आती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस वगैरह ये सब, और इसमें ट्रांजेक्शन आ जाती है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंटरनल कोस्ट, सब कुछ कोस्ट से रिलेटेड ही आता है। देन दिस वन इन्फॉर्मेशन, इसमें मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कैसे, इसमें नॉन मॉनिटरी भी आता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है। देन फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइनेंशियल अकाउंट नॉट मेंटेन विद ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे फिक्सिंग प्राइस के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं होते बट यहाँ पे फिक्सेशन प्राइस के लिए ऑब्जेक्टिव होता है। देन फिगर्स, फाइनेंशियल अकाउंट डील विद एक्चुअल फैक्टर, इसमें एक्चुअल के साथ बात हो रही होती है एंड इसमें पार्शली एस्टिमेटेड भी आ जाता है। देन रेफरेंस की बात करें तो इन डिवाइजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेफरेंस कैन बी मेड, इसमें जो रेफरेंस होती है वो दे दी जाती है, इसमें रेफरेंस नहीं दी जाती है, प्रॉपर अकाउंटेंट्स यूज़ करे जाते हैं। रिलेटिव एफिशिएंसी, फाइनेंशियल अकाउंट डो नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलेटिव, इसमें रिलेटिव इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही होती है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है वेरियस प्लांट्स एंड मशीनरी के रिगार्डिंग। देन स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, विच एवर इज़ लेस, यहाँ पे विच एवर लेस होती है, जो चाहे वो वैल्यूड एट कॉस्ट है फिर मार्केट प्राइस, तो इसमें जो स्टॉक होते हैं वैल्यूड कॉस्ट ही लिए जाते हैं। टेन टाइप्स ऑफ साइंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉजिटिव साइंस है, और जो कॉस्ट ये 100% श्योर एमएसटी में आया था। देन कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, ये पॉजिटिवली तो नहीं होती है बट ये प्रॉपर नेगेटिव भी नहीं होती है बिकॉज इट इंक्लूड्स टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। सो या इसका एमएसटी का क्वेश्चन पेपर मैं व्हाट्सएप के चैनल पर ही सेंड करूँगी। सो और इसकी पीडीएफ भी व्हाट्सएप चैनल पे शेयर हो जाएगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, डू एंड शेयर, सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।